जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम 20 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। डी आई क्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी लॉ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। तो आप विजिट कर सकते हो studiiq.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो मयूर मोगरे इस नाम से आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और अगर पीडीएफ चाहिए तो t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्पशन ये किस शेड्यूल ट्राइब रेसिडेंट्स को लागू होता है? इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्पशन मतलब क्या होता है? आयकर अधिनियम में छूट। तो ये किस शेड्यूल ट्राइब रेसिडेंट को लागू होता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। तो यहाँ पर पहला जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, और अगर तीसरा देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स एक्ट एजम्पशन जो है ये प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल ट्राइब रेसिडेंट को नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ, चचर, मिकिर, खासी और गारो एरियाज। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मन, पूरा, खीर, चबा के, गारो हो गया। तो इस तरीके से याद रखते हो। एम मतलब क्या है? मिजोरम, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, एन मतलब नागालैंड, पूरा मतलब त्रिपुरा, खीर मतलब मिकीर, और चबाके मतलब चचर, और गोरा मतलब गारो। अब ये देखिए, गारो खासी जो है ये हमें याद रहता ही है, गारो खासी जयंतिया हिल्स। तो इसलिए गारो और खासी तो याद रहता ही है। बाकी का याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ये ट्रिक है, तो आप अब अगर ऐसे ही याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है अफर्मेटिव एक्शंस के लिए, अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या होते हैं? तो सकारात्मक कार्यवाही। तो सकारात्मक कार्यवाही के लिए यहाँ पर ग्रेटर एक्सेस मिल सकता है इन्हें हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में। किन्हें? तो एसटी पॉपुलेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स एजम्पशन फॉर एसटी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस। अब यहाँ पर इवन लद्दाख जो है वो भी इंक्लूड कर किया गया है इस बेनिफिट में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है बाय द ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट जो क्रिएट होते हैं उसकी जो ग्रांट दी जाती है उसके द्वारा प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा है कि मॉनेटाइज डेफिसिट, ये पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का जो कि प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर करेक्ट नहीं, यहाँ पर चाहिए इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है, तो गलत जवाब कौन सा है? अब देखिए, दूसरा अगर हम देखते हैं, मॉनेटाइज डेफिसिट ये पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का, प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, बिल्कुल सही है। पहला अगर हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ये ग्रांट कैपिटल एसेट के लिए जो दिए जाते हैं उसके हिसाब से नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर बजट देखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, है ना? बजट में होते हैं दो पार्ट। अब बजट के दो पार्ट कौन से हैं? एक है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। अब इन दोनों में दो दो भाग होते हैं। मतलब कौन कौन से होते हैं? रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इसमें भी होता है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है रेवेन्यू का, सेंट्रल बजट की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल बजट में रेवेन्यू में जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें ग्रांट्स इंक्लूड की जाती है जो कि दी जाती है स्टेट्स को। ठीक है, ये हो रहा है रेवेन्यू में। कैपिटल होता है बेसिकली क्या है? कैपिटल मतलब क्या है? जो भी एसेट्स बनते हैं, जैसे कि रोड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है ये सब जो हम बनाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जो सब्सिडीज दे दी, ये सब जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो जो ग्रांट्स है जो स्टेट्स को दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी दे रहे हैं योगी जी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए ग्रांट दे रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा मोदी जी के बजट का। लेकिन अब ये जो ग्रांट योगी जी को मिली है ये खर्च कर सकते हैं उनके स्टेट में हॉस्पिटल्स बनने के लिए, रोड पर। मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली ये देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो स्टेट है इस पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है ना? तो इसीलिए जब हम टोटल जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? टोटल जितना एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखिए खर्चा ज़्यादा ही होता है तब जाकर वो डेफिसिट हो रहा है। अगर खर्चा कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, तो वो सरचार्ज होगा, ज़्यादा आएगा। तो अब यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जब हम एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू से माइनस करते हैं, रिसीट्स को, मतलब जो मिले हैं, तो हमें मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये टोटल रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम ये जो खर्चा है जो कि एक्चुअल में स्टेट
कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है, वो जब माइनस कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पर ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आ रहा है, वो जब हम रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो हमें मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ना कि प्राइमरी डेफिसिट। तो इसीलिए ये हो जाता है गलत। प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट, जो भी बोरोइंग इंटरेस्ट होते हैं वो माइनस कर देते हैं, तो फिर वो गिना जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा इनकरेक्ट पूछा गया है, इसलिए ए जो है वो इसका जवाब रहेगा। अब आपको ये बजट का सिनारियो पता चल गया होगा, किस तरीके से बजट का सिनारियो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है टोटल जो बजट है, मतलब जो हमने बजट का भाग देखे थे रेवेन्यू और कैपिटल, इसमें दोनों में जो हमने रिसीट्स मतलब पैसा जो आ रहा है और पैसा जो खर्च हो रहा है, दोनों में है ना, रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम टोटल रिसीट्स देखते हैं, मतलब टोटल दोनों मिलाकर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिलाकर जो टोटल पैसा आ रहा है, रिसीट जो पैसा आ रहा है और जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, टोटल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। मतलब टोटल भी अगर हम खर्चा देखते हैं तो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास, तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। उसमें से अगर हम इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ जो प्रीवियस बोरोइंग से उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल डेप्थ इन इंडिया, जो है ये कौन कौन से कंपोनेंट कंप्राइज करता है एक्सटर्नल डेप्थ। अब देखिए, जो हमने अभी बजट देखा था, तो बजट में हमने दो कंपोनेंट देखे थे, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना। अब रेवेन्यू में भी हमने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में भी हमने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, ये दो देखे थे। अब ये जो एक्सटर्नल डेप्थ है, एक्सटर्नल डेप्थ मतलब क्या होता है कि सरकार उधार ले रही है। अब उधार क्यों लेती है, क्योंकि देखिए कि जब, अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपका जो घर है, आपके घर में आप अगर कुछ कमा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन आपने कुछ बड़ा प्रोडक्ट ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया, वो है 40,000 का, ठीक है। तो 40,000 का आपने खर्च किया, ये है आपका रेवेन्यू मतलब रिसीट जो आ रहा है, और ये है आपका एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो आपका इनकम है वो तो कम हो रहा है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। 30,000 जो है, 30,000 आप क्या करोगे, आप उधार लोगे। अब दो तरीके से आप उधार ले सकते हो। एक तो आपका जो खास दोस्त है उसके पास अगर पैसे होंगे तो उसको आप बोलोगे कि मेरे को यार 30,000 की ज़रूरत है, तो मेरे को 30,000 रुपये दे दे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप किसी बाहर वाले से मांग रहे हो, है ना। तो ये हो गया एक्सटर्नल, मतलब आप बाहर से मांग रहे हो। लेकिन अगर हो सकता है कि आपके फादर को आप बोलो कि मुझे 30,000 की ज़रूरत है, मुझे 30,000 दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो मतलब क्या आप घर के घर से ही मांग रहे हो, मतलब ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो ये इंटरनल डेप्थ हो गया, मतलब इंटरनल उधार लेना हो गया। तो इस तरीके से दो होते हैं। सरकार भी क्या करती है, सरकार अभी हमने देखा है कि सरकार के खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है ना, इसलिए फिस्कल डेफिसिट आ रहा था। तो अब जब खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो जो ये गैप रहेगी, जैसा हमने यहाँ पर देखी है, सरकार की भी गैप है, तो ये जो सरकार की गैप रहेगी, तो ये फुलफिल कैसे करेंगी सरकार, उधार लेकर। उधार दो तरीके से ले सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्सटर्नल डेप्थ है, ये सरकार के कंपोनेंट कहाँ कहाँ से आते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल, अब जब ये हम डेप्थ ले रहे हैं तो ये रिसिट्स में आएगा सरकार के, है ना, क्योंकि सरकार के पास पैसा आ रहा है, उधार ले रही है तो सरकार के पास पैसा आ रहा है। अब सरकार के पास जब पैसा आ रहा है तो ये रेवेन्यू में आएगा या कैपिटल में आएगा, ये कैपिटल बजट में आता है रेवेन्यू में। अब कैपिटल बजट में रेवेन्यू क्या आता है, डेप्थ में और नॉन डेप्थ, ऐसे दो कंपोनेंट होते हैं। तो डेप्थ जो होता है उसमें आता है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये आपको पता रहना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें अब एक्सटर्नल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये पूछे गए हैं। तो एनआरआई डिपॉजिट, कमर्शियल बोरोइंग, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बोरोइंग। तो यहाँ पर देखिए एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई मतलब कौन है, देश के बाहर के हैं, है ना, इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा। कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग में क्या होता है कि बाहर के जो लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप है, वो कमर्शियल बोरोइंग वहाँ से कर सकते हैं कि हम इतना तुमको बॉन्ड देते हैं, तुम हमको इतना दे दो, बाद में हम तुमको बाद में इतना दे देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बाहर से, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं यार कि मेरे को थोड़े पैसे चाहिए, मेरे को उधार दे दो, तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही होता है। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल डेप्थ कौन कौन सा है, एनआरआई डिपॉजिट है, कमर्शियल बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बोरोइंग है, बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन है और ट्रेड क्रेडिट है। तो इतने सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट सशक्त, ये न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रोजेक्ट सशक्त, मतलब बैंकिंग जो है उसमें जो स्ट्रेस्ड एसेट चल रहे हैं उसे हमको सशक्त, बैंकिंग को सशक्त बनाना है, इसका ये मेन मकसद है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये इन्वॉल्व करता है अप्लीकेशन ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल्स इन फार्मिंग, जो नेचर के प्रिंसिपल्स है वो इसमें अप्लाई होना चाहिए। और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये बेटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और तीसरा है कि सिक्किम जो है पहला स्टेट बनता है जिसने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है। तो यहाँ पर अगर हम पहला देखते हैं तो बिल्कुल सही है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये गलत हो जाता है। सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक वाला है ना। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला स्टेट है जिसने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये इम्प्लीमेंट की है, तो इसलिए जवाब रहेगा 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो नेचर्स प्रिंसिपल है फार्मिंग में इंक्लूड होते हैं, मतलब कोई टिल नहीं, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये बेटर होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और आंध्र प्रदेश जो है पहला स्टेट बनता है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है जिसमें जो केंद्र सरकार है वो एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट है जिस पर राज्य सरकार एक्सक्लूसिवली लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट है जिस पे दोनों केंद्र और राज्य सरकार लॉज बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, अगर उस पर पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार को अगर लॉज बनाने हैं तो कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस पर वो बना सकते हैं। जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करता है उस चीज़ के लिए, या फिर नेशनल इमरजेंसी जब होती है उस टाइम पर, जब लेजिस्लेचर जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है वो रिजोल्यूशन पास करती है और रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को कि आप हमारे जो सब्जेक्ट है उस पर लॉज बनाइए, या फिर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट में ताकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अग्रीमेंट और कन्वेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सके। अब देखिए जो पहला है राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही होता है क्योंकि अगर हम आर्टिकल 249 देखते हैं तो उस हिसाब से राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी के साथ, ध्यान देना है आपको, 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास करना चाहिए रिजोल्यूशन, तब जाकर ये जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है, वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए। और अगर हम दूसरा देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो आर्टिकल कौन सा है, 352 है, उसके तहत नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तब जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी लॉ चेंजेस जो है वो बना सकती है, लॉ बना सकती है। और अगर हम फोर्थ देखते हैं कि अगर कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अग्रीमेंट, कन्वेंशन ये है, तो इस मैटर में भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 253 के हिसाब से अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी किसी स्टेट में जाना चाहिए तो उसके लिए भी वो स्टेट लिस्ट में चेंजेस या फिर लॉज बना सकती है। और अगर हम तीसरा देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। अब देखिए व्हेन लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी स्टेट ये क्यों चाहेगी कि पार्लियामेंट उसके इसमें लॉ बनाए। अब स्टेट जो है वो तभी चाहेगा जब किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से झगड़ा होगा और ये दोनों भी कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब जाकर जो 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट्स हैं वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब क्या है, अगर हम आर्टिकल 252 देखते हैं तो उसके तहत ये बोला गया है कि 2 और मोर स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, कुछ हम ले लेते हैं 2 स्टेट एग्जांपल के तौर पर, उन पर रिवर को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब रिवर को लेके चल रहा है, दोनों भी कोई इस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोनों स्टेट जो क्या करेंगे कि पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस पर कुछ लॉज बनाइए जिससे कि ये जो मसला है ये हल हो जाए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकती है। तो इस तरीके से ये जो है गलत हो जाता है, बाकी के 3 जो है बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा 1, 2 और 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, आर्टिकल के साथ मैंने आपको सब कुछ बताया। नेशनल इमरजेंसी रहेगी व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जब रिक्वेस्ट करते हैं, एक स्टेट कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, या फिर इंटरनेशनल अग्रीमेंट बनाना है या फिर प्रेसिडेंशियल रूल अगर लगता है तो भी जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है। तो यह हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।